नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। घर खरीदने वालों को दिवालियापन यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में और राहत मिलने की संभावना है। आईबीबीआई यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दिवालियापन कानून में कुछ नए बदलाव प्रस्तावित कर रहा है, जिससे घर खरीदने वालों को ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिलेंगे, भले ही उन्होंने समय पर अपना क्लेम दाखिल ना किया हो। काम की बात यह है कि समय पर दावा ना कर पाने पर भी हक नहीं छिनेगा। दरअसल बहुत से रियल एस्टेट दिवालियापन मामलों में देखा गया है कि कंपनी की बुक्स में होम बायर्स का पैसा दर्ज होता है, लेकिन कई खरीदार समय पर दावा दाखिल नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वे रेजोल्यूशन प्लान से बाहर हो जाते हैं और पैसे वापस मिलने की जो संभावना है वो भी खत्म हो जाती है। तो नए बदलाव क्या होने वाले हैं, होम बायर्स के हित और मजबूत कैसे होंगे, समझेंगे नादिया सारगुरों से, जो कि एसोसिएट पार्टनर है एमजीएम लीगल की। नादिया जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। होम बायर्स के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें कि कोई होम बायर दावा समय पर फाइल नहीं कर पाता है, तो नए नियम उसके अधिकार को और पैसे को कैसे सुरक्षित करेंगे। कई खरीदार समय पर प्रक्रिया समझ नहीं पाते हैं, क्या सिर्फ कंपनी की बुक्स में नाम दर्ज होना काफी होगा? पहली मुश्किल तो यही आइडेंटिफाई की गई है कि दावा जो है, जो क्लेम है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में टाइम पर फाइल नहीं किया जाता। और ये इसलिए भी है कि बहुत सारे घर धारकों को अपने राइट्स नहीं मालूम होते हैं, या जब तक उनको रियलाइज होता है कि एक बिल्डर अभी एक्चुअली दिवालिया हो चुका है, उनका वो टाइम फाइलिंग निकल जाता है। आईबीसी के अंदर 14 दिन का टाइम होता है पब्लिक नोटिस में, और फिर वो प्रोसेस जो है आगे चला जाता है जब तक कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर नहीं होती, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। तो अब इस प्रोसेस और प्रपोजल से ये कहा गया है कि चाहे दावा फाइल हो या ना हो, अगर एक बिल्डर के बुक्स में, कंपनी के रिकॉर्ड्स में एक अलॉटी का, एक होम बायर का, एक घर धारक का नाम लिखा गया है और बताया गया है कि पैसे दे दिए गए हैं या क्या पैसा ड्यू है और क्या अमाउंट्स है, तो उसका हित सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पर है, जो ये सारे बुक्स को इंस्पेक्ट करेगा। और सारे अलॉटीज, वर्ड अलॉटी यूज किया गया है, मतलब जिनके नाम पे अलॉटमेंट लेटर इशू हो चुका है, चाहे वो घर रजिस्टर हुआ हो या ना हुआ हो, वो सारे अलॉटीज जो है वो बेसिकली उनको सुरक्षित किया जाएगा और उनका जो है हित, उनका जो है क्लेम, आईआरपी की जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में आए, ताकि एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को पता चले कि हाँ 20 जनों ने क्लेम फाइल किया है, बट 50 अलॉटीज है जो ये बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में है, जिनके क्लेम्स जो है उनको अपने कंसिडरेशन में लेके वो एक रेजोल्यूशन प्लान फाइल करे। तो क्लेम फाइल होना जरूरी नहीं है, बट हाँ ये धारा ये जरूर कहती है कि आपका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में एज अलॉटी दर्ज किया जाना चाहिए। नादिया जी, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जेडीएज, रिसीवेबल्स और अटैच्ड एसेट्स की जानकारी खुलकर ना देने से जो पारदर्शिता की कमी थी, क्या नए बदलाव इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे? और अगर डेवलपर गलत या अधूरा डेटा देता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी या एस्केलेशन मैकेनिज्म होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमने बहुत सारे इंसॉल्वेंसीज जो अभी भी, जैसे जेपी इंफ्रा, यूनिटेक, बहुत सारे इंसॉल्वेंसीज जो चल रहे हैं, उसमें जेडीए के इश्यूज काफ़ी आए हुए हैं और ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देती है, क्योंकि एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स को अपने माध्यम से वो जो उनका क्लेम है, वो जो फाइल हो चुका है, वो अफेक्ट हो जाता है विद जेडीएस कमिंग इन। और एक और इशू ये हो जाता है कि कई बार वो जेडीए के माध्यम से एक्चुअल ओनर जो है उसके पास तो सेलिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। तो इन धाराओं से आईबीबीआई ने बेसिकली एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है ऑन द आईआरपी अगेन, कि वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जब बना रहा हो, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। अब तक के ये देखा गया है कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में बिल्ड की जाती है, और क्या रिसीवेबल्स है, क्या एसेट्स है, कौन जेडीएज है, कितने मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, उनका खुल के इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं किया जाता।
इसके अलावा एक और इशू ये है कि जब ये इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं की जाती, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन फाइल करता है वो भी इन सारी चीज़ों को ना कंसिडर करते हुए एक रेजोल्यूशन एप्लीकेशन फाइल करता है जो आगे जाके फेल हो जाता है। तो ये प्रपोजल आने से एक ट्रांसपेरेंसी का दरवाजा जरूर खुल गया है, पर आपका कहना ये भी सही है कि आईआरपी को अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दी जाए तो आईआरपी ये इन्फॉर्मेशन डाल ही नहीं पाएगा और उसका कोई हिसाब से करेक्ट रिफ्लेक्शन इन प्रपोजल्स में नहीं आया है। लेकिन फिर हमको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा जहां पे अगर ओनर्स, कॉर्पोरेट डेटर्स या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जिनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो उनके अगेंस्ट एक नॉन कोऑपरेशन की एप्लीकेशन एनसीएलटी के आगे दर्ज होती है अंडर 19(2) विच स्टेट्स दैट ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे, हमने ये इन्फॉर्मेशन इनसे टाइम एंड अगेन मांगी हुई है। नादिया जी, सीओसी में बैंक ना होने पर टॉप 5 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बुलाने का नियम है, क्या ग्राहकों की आवाज को वाकई ये मजबूत करेगा? क्या इससे रेजोल्यूशन प्लान होम बायर्स के हित में ज्यादा संतुलित होगा? इसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि होम बायर्स का जो है हित स्ट्रेंथन हो जाएगा, बिकॉज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को वोटिंग राइट्स नहीं दी गई है, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन पावर्स दिए गए हैं और उन्हें व्यूज एक्सप्रेस करने का पावर दिया गया है जो आगे जाके अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो तो एनसीएलटी कंसिडर कर सके। बट फ्रॉम दिस इट्स एन अटेम्प्ट टू सी दैट जहाँ पे अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है सच एज होम बायर्स, एक थर्ड पर्सन व्यू उस सीओसी मीटिंग में होना जरूरी हो। और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस वजह से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो 5 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनका एक व्यू पॉइंट लिया जा रहा है और उसको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है एज ऑब्जर्वर्स। सो एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल व्यू के हिसाब से ये है, बट वोटिंग राइट्स अभी तक उसमें कास्ट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि ये नए बदलाव लागू होने के बाद जो चल रहे केस हैं या पुराने इंसॉल्वेंसी मामले हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या ये सिर्फ नए केसों पर लागू होगा या फिर पुराने और चल रहे केसों पर भी होम बायर्स को इसका लाभ मिलता दिखेगा? सो अब इस डिस्कशन पेपर में थोड़ी एम्बिग्विटी जरूर है कि ये पुराने इंसॉल्वेंसीज पे लागू होगा या नहीं होगा, और नए इंसॉल्वेंसीज पे तो डेफिनेटली लागू होगा अगर ये अमेंड हो जाए, बट पुराने इंसॉल्वेंसीज की कॉम्प्लेक्सिटी अलग से, वो अब एक रेलेवेंट स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो उसको एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अप्लाई करने में अपने खुद के चैलेंजेस होंगे। प्लस ये जो धारा आई है उसमें भी डिटेल्ड गाइडलाइंस हमको जरूर लगेगी टू डिफरेंशिएट या एक हिसाब से जिनके क्लेम्स आ गए हैं, जिनके क्लेम्स नहीं आए हैं, जिनका नाम ऑलरेडी अलॉटेड है बट वो कभी क्लेम आगे लेकर आएंगे ही नहीं, तो ये सारी चीजें कैसे प्ले आउट करेगी उसके लिए सपोर्टिंग गाइडलाइंस या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स इन धाराओं के साथ बहुत सारा क्लैरिटी लेकर आएगी। बिल्कुल, यानी जाहिर तौर पर घर खरीदारों के अधिकारों को और अधिक मजबूती मिलेगी आईबीसी के इन नए बदलावों के बाद, खासकर उन लोगों को जो किसी कारण से क्लेम फाइल नहीं कर पाएंगे। आईआरपीज की जवाबदेही बढ़ाई गई है।